computer. Okay. Okay, so question number one, this is paper October, November 2019, variant 1, 2, and this is complete paper. So question number one says, which statement about factors of production is correct? Factors of production are four in number: land, labor, capital, and enterprise. So land mean all natural resources, labor is human resource, and capital is man-made resource. So option D is correct answer. Profit is the reward for enterprise. Enterprise is risk taking ability और entrepreneur का जो reward होते हैं that is called profit. Okay, so I can now open on WhatsApp. एक second. The question you were asking, I can show you on screen right now. ओके सो जी अली रजा बेटा इसको देख लेते हैं सी क्यों नहीं सही है. ओके सो क्वेश्चन नंबर वन में वो कह रहे हैं कि लेबर इंक्लूड्स कमर्शियली लैंड इंक्लूड्स कमर्शियली ग्रोन राइस क्रॉप्स. अच्छा सही है. सो लैंड मीन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो वर्ड बेसिकली कमर्शियली आ गया ना, तो सो दिस इज नॉट नेचुरली. सो लैंड इंक्लूड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सो इसकी वजह से इसको वो स्किप कर रहे ऑप्शन सी को. ओके सो क्वेश्चन नंबर टू सेज के द डायग्राम शोज टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स. which statement about movement from x to y is correct? x से y की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर कंज्यूमर गुड्स जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड इट इज सेम फॉर कैपिटल गुड्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है. देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक्स गुड की यानी कंज्यूमर गुड की इंक्रीज होगी if there is increase in productivity for producing x good या consumer good only. और इससे y good पे कोई impact नहीं जाएगा. Its production will remain the same. Okay, so I'm now moving to the question you asked on WhatsApp. This is the question. Okay, so this is the question you asked. Hope you can see it on the screen right now. The diagram shows demand and supply of bread, right? A maximum price P1 is fixed by the government. आप अगर प्राइस P1 पे देखें तो आपके पास सप्लाई कितनी होगी. इस प्राइस पे सप्लाई आपके पास इतनी है, इसको क्वांटिटी सप्लाई का नाम दे दें. और इसी सेम प्राइस पे अगर डिमांड देखें तो आपके पास क्वांटिटी डिमांड इतनी है. डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इतना एरिया जो होता है इसको हम शॉर्टेज का नाम देते हैं. जब डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसको हम शॉर्टेज कहते हैं. सो ऑप्शन सी आंसर होगा, अ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड. अगर गवर्नमेंट ये प्राइस फिक्स करेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग बाय करने के लिए विलिंग होंगे, बट आपके पास जो सप्लाई है वो रिलेटिवली कम है. ओके जी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just a second. Okay, so the next question is the diagram shows a market for wheat that is in equilibrium. Like this is equilibrium point, which area represents the total revenue from for wheat farmers. Wheat farmers के लिए revenue कितना होगा? Total revenue का formula होता है price multiplied by quantity sold. So यहाँ पे equilibrium price हमारे पास कितनी है? इतनी equilibrium price है V तक, यानी O से V तक ये price है.
और इस पे क्वांटिटी कितनी है, ओ से वाई तक। सो ओ वाई और ओ वी को, यानी ओ वी मल्टीप्लाई बाय ओ वाई जब हम करेंगे, यानी इस हाइट को इस बेस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा बॉक्स का एरिया आ जाएगा। सो ओ वी एक्स वाई ये आपके पास टोटल फार्मर का रेवेन्यू होगा। जी हमाद, आई बिलीव कि आप समझ आ गई होगी इस बात की। जी आप पूछ सकते जी हैं। सर, आ गई है। ओके, गुड हो गया। नाउ वी कैन मूव बैक टू आवर paper that we were doing already doing. This is a paper. Okay. Hope you can see the screen, new screen now. Next question is question number 3. Sam wrote a list of how he would prefer to spend his Saturday afternoon, and unfortunately, a thunderstorm caused a cricket match and the town prayed to cancel. So ये options उसके पास खत्म हो गई हैं. What was opportunity cost of going to cinema? This is the option he is going for. So opportunity cost आपको find करनी. Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. So cinema के अलावा वो क्या कर सकता था? Visit to relatives. ये उसकी opportunity cost हो जाएगी. जी एक सेकंड में. ओके सो अली रज़ा, आप आपने दोबारा लिखा है या ये पहले वाला मैसेज है? ओके सो क्वेश्चन, इसका फिर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 3 का, क्योंकि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज विजिट टू रिलेटिव्स. ओके सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. जी इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचें, ज़रा बताएं क्या आंसर होना चाहिए 4 और 5 का. Okay, सर which बी pair of होगा। economic institutions can be found in market economy? Market economy is basically the economy which is under private individuals and companies. So option B is correct answer. Monopolies and commercial banks are banks can be found in private institutions, private economy. Local governments, definitely it is government, and nationalized industries are under government. Stock exchange and public corporations are also under government. So in market economy, option B is correct answer. Question number 5 is just a second. जी व्हाट सजेस्ट दैट देयर इज मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर की जो कॉजेज होती हैं उनमें एक मोनोपोली मेन कॉज होता है, और मोनोपोली के केस में कंपटीशन नहीं होता. देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन. मोनोपोली फॉर्म सिंगल फॉर्म होती है जिसने मार्केट को डोमिनेट किया होता है, एंड एज अ रिजल्ट वो क्या करती है फिर ज़ाहिर शॉर्टेजेस को कॉज करती है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Question number 6 is what can cause the supply curve to shift to the right? सप्लाई कर्व राइट को शिफ्ट होता है जब सप्लाई इंक्रीज हो, और सप्लाई इंक्रीज होने की क्या रीजन है वो यहाँ से फाइंड करेंगे. ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इससे सप्लाई कम होनी चाहिए, राइट की बजाय लेफ्ट को जानी चाहिए. इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएं तब भी सप्लाई को कम होना चाहिए, लेफ्ट को जाना चाहिए. इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स. इससे मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होगी, शिफ्ट नहीं आएगी. इंक्रीज इन गवर्नमेंट सब्सिडी. अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो ज़ाहिर है उससे सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव होता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और ये फाइनेंशियल हेल्प होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी होती है. Okay, so question number 7 is a railway company increases ticket prices by 10% for travel between 6 and 9, causing a reduction in demand by 2%. 10% चेंज इन प्राइस से 2% डिमांड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक होगी. 6 to 9 में डिमांड इन इलास्टिक होगी. सो हम ये दो ऑप्शंस क्रॉस कर देते हैं, इन इलास्टिक की ऑप्शन चूज करेंगे. आफ्टर 9 इट रिड्यूसेस टिकट प्राइस बाय 5%, रिजल्टिंग इन 7% इंक्रीज इन डिमांड. सो अब प्राइस थोड़ी चेंज हुई है, डिमांड में ज़्यादा चेंज है, तो डिमांड इलास्टिक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. हम डी को भी क्रॉस कर देंगे. Okay, ji. So now moving to question number 8. What is a disadvantage of being specialist skilled worker?
स्पेशलिस्ट स्किल वर्कर अगर आप हैं तो ज़ाहिर है फिर आप एक सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। आपको मतलब इतनी आम जॉब नहीं मिलेगी कि आप जहाँ मर्जी आप लोकेट करें आपको जॉब मिल जाए। सो इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क लोकली, उसको अपने एरिया में जॉब फाइंड करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ही स्पेशलिस्ट वर्कर, ही विल हैव टू फाइंड द इंडस्ट्री relevant to his skill. Question number 9 says, what is not normally a function of central bank of a country? जी, सेंट्रल बैंक बेसिकली किसी भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है जो करेंसी इशू कर सकता है, उसका कौन सा फंक्शन है जो वो परफॉर्म नहीं करता? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन वो परफॉर्म करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो व्हेन दे आर इन शॉर्ट ऑफ फंड्स तो उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बेसिकली शट डाउन होने से रोकता है। इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स, ये भी उसका फंक्शन है। ऑपरेटिंग द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी बेसिकली सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। सेटिंग गवर्नमेंट बजट, ये फिस्कल पॉलिसी का या फिर कह लें कि पार्लियामेंट का काम होता है, नॉट द बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है। सो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। Now moving to question number 10. The table shows how three people X, Y, and Z spend their income. Food, clothing and housing, entertainment and leisure, luxury goods. ठीक है. For these three people, what is the most likely order of income from highest income to the lowest? इनमें से सबसे अमीर कौन है उसको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद सबसे रिच पर्सन कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहा होता है और एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा होता है। जी सबसे ज़्यादा खर्च करे तो जी वुड बी द रिचेस्ट पर्सन। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस चीज़ पे इन दो में से कौन है जो ज़्यादा खर्च करे? वाई और एक्स में से, तो वाई और एक्स में से एक्स ज़्यादा खर्च करें इन दो चीज़ों पे, तो सबसे अमीर होगा जी, उससे कम अमीर होगा एक्स और सबसे कम अमीर होगा वाई। सो ऑप्शन जी एक्स वाई हम चूज करेंगे। जी एक्स वाई इज ऑप्शन सी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो रिच और पुअर का बेसिकली फर्क ये होता है कि पुअर पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नेसेसिटीज एंड लेस ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, एंड वाइस वर्सा इज ट्रू फॉर रिच पीपल। Question number 11 says, a musician has a choice of playing for an orchestra in either Germany or England. जी, इस क्वेश्चन के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा पढ़ें इसके बारे में, थोड़ा सा लंबी इंफॉर्मेशन है इसमें। जी ओके, सो इट मीन्स कि ये सारी ऑप्शन सही हो सकती हैं, बट मोस्ट लाइकली का मतलब है जो बेस्ट सूटेड होगी वो आपको चूज करनी होगी। कि वाई चूजेस जर्मनी। ठीक है जी। प्री टैक्स इनकम, सर बी आफ्टर होगा। टैक्स इनकम और कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग लोअर होनी चाहिए, लाइक तभी वो लोग आपको अच्छा पे कर सकेंगे। ऑप्शन ए और सी को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। आफ्टर टैक्स इनकम भी हायर होनी चाहिए। ठीक है, सो इन दो ऑप्शंस में हायर आ रही है तो फिर हम ज़ाहिर है हमने चूज़ किया था बी पॉसिबल हो सकता है या डी। तो सी में फिर आप देख सकते हैं कि बी में ऑप्शन ये लोअर आ रहा है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। इट मीन ऑप्शन डी हमारे पास सही होगा। Which type of a business organization is necessarily in public sector? Public sector mean government के अंडर होगी। So multinational companies private sector में होती है। Public limited companies are incorporated in stock exchange, but they are private companies basically। Public corporations are always under government। Sole traders भी individual businesses होते हैं।
प्राइवेट सेक्टर इसको ओन कर रहा होता है। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, which combination of characteristics correctly describes a monopoly? This public corporation. Public corporations are basically the corporations which are under government, like जैसे sanitation system है, water supply है, ये सारी public corporations होती हैं। पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ये सारे लाइक गवर्नमेंट के अंडर होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस। पब्लिक कॉर्पोरेशंस का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन विच आर अंडर प्योरली अंडर गवर्नमेंट। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली डिस्क्राइब्स अ मोनोपोली? बैरियर्स बहुत हाई होने चाहिए, ए और बी में से कुछ हो सकते हैं। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब है कि ये फर्म्स नई फर्म्स को एंटर नहीं होने देंगी आसानी से। ओके, सो 3 का ए आपको लगता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है दे कैन बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, सो बी को भी हम क्रॉस कर देंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, क्योंकि मोनोपोली बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रही होती है, इसलिए पॉसिबल होता है कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ले। Question number 14 says the table shows the sales of cold drinks made by a company in the UK in 2016-17. Demand for cold drinks is influenced by changes in temperature. ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है उसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड चेंज होती है। In 2016 the sale followed the unusual seasonal pattern. जी, इनमें से आपको देखना है in 2016 the sale followed unusual pattern, seasonal pattern. In which month of 2017 was the usual pattern disturbed? Okay, so 2017 में हम देखेंगे कौन कहाँ पे है जो पैटर्न डिस्टोर्ट हुआ है। जी, अगर हम देखें 290 था अप्रैल में, फिर डिमांड बढ़ी, यहाँ पे फिर डिस्टोर्ट हो गया, डिमांड डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद डिमांड फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। सो ऑप्शन जून हम चूज कर लेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपका जो एक डिमांड का पैटर्न है कंटिन्यूस इंक्रीज वाला, वो डिस्टोर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमाद। आपने आंसर किन्होंने किया था अभी? अली रजा जी। क्वेश्चन नंबर 15 says a firm producing bicycles has the following costs at different levels of output. This is fixed cost, total fixed cost, this is total variable cost. आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 800 प्लस 300 इज 1100। 11 एवरेज कॉस्ट भी साथ साथ फाइंड करते रहें क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं वो। सो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट आपके पास 1100 है, क्वांटिटी 10 थी, सो 1100 ओवर 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। 300 प्लस 1500 1800 हो जाएगी टोटल कॉस्ट। इसको डिवाइडेड बाय 20 करें तो कितनी हो जाएगी? 20 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 90 हो जाएगी। और देन 33 प्लस 300 इज इक्वल टू 3600। 3600 को डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो क्या होगा? 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 और 3 2s are 6 एंड देन 0 120। ओके, सो अब एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट पहले 110 थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई। सो इनिशियली फेल देन रोज, it fell, falls then rises. So option B is correct answer. Now moving to question number 16. Why an indirect taxes such as value-added tax of 20% on goods and services describes regressive when comparing high-income and low-income purchasers? जी, वैल्यू एडेड टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा रिग्रेसिव होते हैं नेचर वाइज। परसेंटेज बेशक इनकी फिक्स होती है लेकिन ये नेचर वाइज रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव होने का मतलब ये है कि हाई इनकम ग्रुप जो होगा वो लो परसेंटेज पे कर रहा होगा और लो इनकम हाई परसेंटेज के साथ पे कर रहा होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो जिस पे 20% $10 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बंदा जिसकी इनकम $10,000 होगी वो भी $10 दे रहा होगा। एक ऐसा बंदा जो जिसकी इनकम $20,000 होगी वो भी $10 दे रहा होगा। इट मीन्स कि $10 इज स्मॉलर परसेंटेज ऑफ 10,000 एंड ग्रेटर परसेंटेज
is a greater percentage of 10,000 and smaller percentage of 20,000. इसका मतलब है हाई इनकम वाला कम परसेंटेज के साथ पे करे, लो इनकम वाला हाई परसेंटेज के साथ पे करे. सो ये रिग्रेसिव होता है. लो इनकम परचेजर एंड हाई इनकम परचेजर पे सेम परसेंटेज ऑफ इनकम. इनकम की परसेंटेज तो उनकी सेम नहीं होती ज़ाहिर. जैसे मैंने बताया 10,000 वाले के लिए $10 बहुत डिफरेंट परसेंटेज होगी, 20 वाले के लिए डिफरेंट परसेंटेज होगी. लो इनकम परचेजर पे लोअर परसेंटेज, हाई इनकम परचेजर पे लोअर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एंड टैक्सेस. सो ऑप्शन एक सेकेंड, हाई इनकम परचेजर पे हाई परसेंटेज. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि जिनकी इनकम ज़्यादा है वो कम परसेंटेज के साथ दे रहे होंगे. ठीक है. Okay, so now coming to question number 17. The government has an important role in mixed economies. Which function would it not perform? Mixed economy में government का role कौन सा है जो वो perform नहीं करती? Okay, so distributing dividend from profit of state-owned enterprises, employing workers to collect taxes, investing transport infrastructure, producing goods for public. Option A आंसर हो जाएगा कि distribution of dividend is basically profit on shares. Profit on shares चाहे वो गवर्नमेंट का काम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कर रही होती हैं. क्वेश्चन नंबर 18 is which combination of policy measures would be effective in reducing the effect of recession. रिसेशन इकोनॉमिक डाउनफॉल को कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होती है. जी, तो इनमें से कौन सी चीज है जो रिसेशन के इफेक्ट्स को कम कर देगी? जी बताइए जरा, आप लोग भी इसके बारे में कंट्रीब्यूट करें. यानी इकोनॉमिक डाउनफॉल से कंट्री को निकालना है, रिसेशन से निकालना है. रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस, इससे रिसेशन से हम बाहर आ सकते हैं. रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन इनकम टैक्स, ये नहीं होगा. इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन इनकम टैक्सेस. जी, सो ऑप्शन ए हमारे पास. ऑप्शन ए सही है सर. शो कर देता हूँ दोबारा क्वेश्चन नंबर 17 में. जी क्वेश्चन नंबर 17 आप एक दफ़ा फिर से देख लें. आप इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी करना आप. जी होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके, सो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो आप बेशक उसको स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में दोबारा से इसके बारे में सोच लें. और ये इसी की रिकॉर्डिंग में वैसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, एक दफ़ा दोबारा से आप अगर देखना चाहें तो देख सकेंगे. ये पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब मैं डाल दूंगा इसको आपकी क्लास के बाद. सो क्वेश्चन नंबर 18 का भी ये आंसर है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस. सो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और उससे रिसेशन से हम बाहर आ सकते हैं. इनकम टैक्स कम करेंगे तो भी लोगों के लिए इंसेंटिव होगा कि वो ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम चार्ज कर रही है. सो तब भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी, रिसेशन में से हम बाहर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ वुड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बी क्लासिफाइड. जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, क्या ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है? बिल्कुल है. इसको क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें. क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है? ये बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है. सो ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा. सप्लाई साइड पॉलिसी है तो बिल्कुल सप्लाई साइड पॉलिसी है. सो ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा. ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि कौन सी स्पेंडिंग फिस्कल पॉलिसी में होती है, कौन सी सप्लाई साइड में होती है. Okay, so which increase is most likely to cause a rise in output of an economy? Okay, so इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ाएं तो फिर उससे इकोनॉमी का आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस होंगे. जी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाई वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पे HDI को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये 3 मेन इंडिकेटर्स को कंसीडर कर रहा होता है. लोगों की एजुकेशन को, लोगों की हेल्थ केयर या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, और साथ में उनकी इनकम को भी कंसीडर कर रहा होता है. सही है. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा.
जीडीपी पर हेड ऑन मेजर, ये जीडीपी तो एचडीआई जीडीपी, सिर्फ एचडीआई में जीडीपी नहीं होता, एजुकेशन और हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम लेते हैं। इनइक्वालिटीज ये भी इसमें नहीं है। लिटरेसी रेट्स आर नॉट इफेक्टिव measure of standard of living, so ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एचडीआई को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लोगों का लिटरेसी रेट या एजुकेशन को भी देखते हैं, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ रेट को भी हेल्थ केयर को भी देख रहा होता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंसीडर कर रहा होता है, तो इसके साथ साथ ये जीडीपी को भी देख रहा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Question number 22 is during period of high unemployment across the entire labor force, the highest unemployment rate in an economy is often in the 16-19 age group. Which statement explains why 16-19 years olds may find it difficult to find a job? अब 16 से 19 साल की उम्र के जो लोग होते हैं ये असल में कोई स्किल्ड लोग नहीं होते, एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, न्यूली एंटर्ड होते हैं मार्केट के अंदर। The incentive to earn an income is lower for this group. ऐसा नहीं है कि उनको पैसे कम चाहिए होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं पैसे, तो ऑप्शन ए हम चूज नहीं कर सकते। Their wages are lower than those of adults, ये बात तो वैसे सही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एज 16-19 एज ग्रुप के लोगों की इनकम कम हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको बेसिकली इनहेरिट होते हैं बिजनेस और वो बहुत हाई इनकम अर्न कर रहे होते हैं। दे लैक बोथ वर्क एक्सपीरियंस एंड नेसेसरी स्किल्स, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि उनके पास ज़ाहिर ये चीज़ें नहीं होती। दे प्रेफर लेजर एक्टिविटीज़ टू लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की इंक्लिनेशन हर किसी की हो कि उन्हें लेजर एक्टिविटीज़ चाहिए। इस टाइम पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो पैसे कमाएं और वो ज़्यादा अर्न करें और ज़्यादा फ्यूचर में कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। Question number 23 is Venezuela, a leading world oil producer, has experienced hyperinflation over 300% per annum in recent years. How does hyperinflation affect the economy? Hyperinflation होता है कि जब आपकी prices 50% या उससे ज़्यादा increase हो जाएं, तो उसे हम hyperinflation कहते हैं। Okay, so 23 का D आप कह रहे हैं prices rapid rise, तो C और D में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन A और B हम निकाल लेते हैं। Effect, value of fixed assets remains stable, इनकी वैल्यू तो डेफिनेटली प्राइसेस तो बढ़ जाती है। मनी हैज़ लिमिटेड वर्थ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये ऑप्शन सही होगा। क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, लाइक 2008 में प्राइसेस इतनी ज़्यादा राइज कर गई थी कि वहाँ पे आपको एक सिगरेट का पैक खरीदने के लिए भी $1 मिलियन देने पड़ते थे। सो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली आपको फिर उतना मनी की वैल्यू वर्थ नहीं रहती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 24 is what is most likely to increase as country becomes more developed। जी इसका बताएं जरा आंसर क्या होगा। जी 24 का ए। ओके सो देख लेते हैं। What is most likely to increase as a country becomes more developed? Average household income definitely increases, rich countries में income level ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन ए को हम चूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है शुएब अहमद। Okay, so now moving to question number 25. In Botswana, better healthcare has meant that birth rates have been falling faster than the death rate. Okay. Also, the number of children born on average to each woman has declined from 6.4 to 3.2. Okay, so what may be concluded from this information? ओके सो इसमें फिर क्या इम्पैक्ट होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विल नीड टू इंक्रीज, मेडिकल इम्प्रूवमेंट हैव रिजल्टेड इन फॉलिंग mortality rate. So ये ऑप्शन हो सकती है। देयर विल बी a decline in income of persons, there will be will in long, so option B is correct answer, क्योंकि मेडिकल इम्प्रूवमेंट अगर होंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस होगा और आपका जो क्या नाम है, बेटर हेल्थ केयर हैज़ मेंट
that birth rate have been falling faster than the death rate. So definitely उससे birth rate control हो जाएगा. Question number 26 says the table shows the percentage share of GDP held by the richest 20% and the poorest 20% of the population of each country. Which country has the greatest extreme of income and poverty? यानी इसमें अमीर और गरीब का सबसे ज्यादा गैप किस में है, रिच एंड पुअर का जो गैप है वो किस में सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा कि 20% रिचेस्ट लोग 64.8% इनकम का ले जाते हैं प्रोपोर्शन, और पुअर लोगों को सिर्फ 2.9% आता है. सो जीडीपी का इतना थोड़ा परसेंटेज जो पुअर लोगों के पास जाता है और अमीरों के पास इतने ज़्यादा पैसे जा रहे होते हैं, तो इसमें अमीर और गरीब का गैप काफ़ी ज़्यादा होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 says what would cause a favorable change in Kenyan trade and services invisible account. इनविजिबल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेड एंड सर्विसेज. ठीक है, सो अब आपको देखना है कि कीनिया का जो ट्रेड एंड सर्विसेज है वो किस वजह से इम्प्रूव हो रहा होगा. सो Kenyan कंपनी wins a contract to transport export to Uganda. सो ये बात सही है, ये बेसिकली आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देगी तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इसकी बढ़ जाएंगी. Kenyan टी कंपनी इंक्रीजेज इट्स एक्सपोर्ट्स. ये तो ट्रेड एंड गुड्स है, टी एक चीज़ होती है, विजिबल चीज़ है, सर्विस नहीं है. Kenyan ट्रेड डेलीगेशन प्रमोट्स कॉफ़ी. कॉफ़ी भी अगेन आपके पास गुड में आ जाता है, सर्विस नहीं है. Zambian कंपनी इंक्रीजेज इट्स एक्सपोर्ट टू केनिया. अब यहाँ पे एक्सपोर्ट से क्लियर नहीं है कि कौन से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, सो ऑप्शन ए को हम चूज कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 28 says what is a disadvantage of protectionism of manufactured good? Trade protection of manufactured goods. ओके, ट्रेड प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आप टैरिफ कोटा या फिर एम्बार्गो लगा रहे होते हैं. ठीक है, टैरिफ कोटा एम्बार्गो का क्या डिसएडवांटेज होगा, नुकसान क्या होगा? इट कैन लीड टू रिटेलिएशन फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह ही करते हैं. ये डिसएडवांटेज होता है कि जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो फिर रिटेलिएट करते हैं. रिटेलिएट करने का मतलब है अगर आपने उनकी प्रोडक्ट पे कोटा लगाया तो वो आराम से थोड़ी बैठेंगे, वो भी आपकी प्रोडक्ट्स पे कोटा लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, एम्बार्गो भी लगाएंगे. सो ऑप्शन ए को हम चूज कर लेते हैं, एक अच्छी ऑप्शन हमें मिल गई है. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वुड कॉज अ राइज इन डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. तो कौन सी सिनेरियो है इनमें से जिसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ेगा, यानी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी और एक्सपोर्ट्स कम होंगी? फॉल इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके करंट अकाउंट का पार्ट ही नहीं होती, इसको आप निकाल दें. करंट अकाउंट में चार चीजें आती हैं, जेन में रखें. एक है ट्रेड इन गुड्स, एक है ट्रेड इन सर्विसेज, एक होती है करंट ट्रांसफर, तीसरी चीज होती है इनकम, चौथी चीज होती है इनकम फ्लोज. ये चार चीजें आ रही होती हैं. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो करंट अकाउंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है. करंट अकाउंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऑफिशियल या फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है, ए लेवल में जाके आप पढ़ेंगे. A fall in interest earned on overseas investment by the country. ओके, सो ये हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट इनकम कम हो रही है तो वो इनकम फ्लोज में आ जाएगा, इसकी वजह से हो सकता है कि आप डेफिसिट में चले जाएं, आपका इनफ्लो ऑफ इनकम कम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इनटू द कंट्री. इससे इंपोर्ट्स तो फॉल होंगी लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट्स के साथ क्या हो रहा है, सो इसको भी चूज नहीं कर सकते. राइज इन रेवेन्यू अर्न फ्रॉम टूरिज्म, इससे लाइक आपका सरप्लस बढ़ सकता है डेफिसिट बढ़ने की बजाय. सो ऑप्शन बी है ऐसी ऐसी चीजें जो डेफिसिट को इंक्रीज करेगी. सो अगर फॉल इन इंटरेस्ट अर्न ओवरसीज ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इनफ्लो ऑफ इनकम कम हो रहा है तो उससे आपका डेफिसिट बढ़ सकता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन वर्ल्ड्स इकोनॉमी? ओके, अ जर्मन बैंक मेकिंग अ लोन टू अ नाइजेरियन कंपनी. इससे इंटरनेशनल ट्रेड कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. जापानीज कार मैन्युफैक्चरर एस्टैब्लिशेस अ फैक्ट्री इन चेक रिपब्लिक. सो ये भी ज़रूरी नहीं है, इससे भी इंटरनेशनल ट्रेड लाजमी कम हो. कैनेडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग कोटास ऑन मलेशियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. जब आप कोटा लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म लगाते हैं तो उससे आपकी
ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस होता है, तो ये ऑप्शन हो सकती है। द स्वीडिश गवर्नमेंट ग्रांटिंग एड टू सोमालिया, अगर वो ग्रांट्स दे रहे हैं तो इससे भी लाजमी तौर पे आपका इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज द कंप्लीट पेपर नवंबर 2019 वेरिएंट 1-2, एंड आई बिलीव के you got the concepts and